अगला सवाल। Yes, Thiruvananthapuram, you can start. Thiruvananthapuram, please. Good evening, Honorable Prime Minister, sir. This is Rakshanya Shekhar of Class 11 from Kendriya Vidyalaya Pattam, Thiruvananthapuram. And sir, our question is, sir, if you were a teacher, whom would you concentrate more on? An intelligent student who is lazy or an average student who is very hardworking? बड़ा टेढ़ा सवाल है। मैंने पूछा, अगर आप शिक्षक होते तो कैसे विद्यार्थी आपको पसंद आते? बहुत बुद्धिमान, आलसू, कैसे? सचमुच में अगर टीचर के रूप में मैं देखूं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट में। उसकी एबिलिटी के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। सभी बालक, अगर 30 बालकों का क्लास है, 30 को अपना मानना चाहिए। और टीचर का काम ये है कि उसके अंदर हर एक व्यक्ति में कोई न कोई तो गुण होता ही होता है। ऐसा नहीं होता कि एक में सब गुणों का भंडार होता है, एक के अंदर सब अवगुणों का भंडार होता है। जो गुणवान दिखता है उसमें भी कुछ अवगुण होते हैं, और जो अवगुण वाला दिखता है उसके अंदर भी कुछ गुण होते हैं। टीचर का काम होता है उसकी अच्छाइयों को समझना, उसको तराशना, उसके जीवन को जो चीज अच्छाइयां हैं उसके आगे ले जाने का अवसर देना। अगर टीचर ये कहे कि हाँ ये 4 यार ब्रिलियंट है, बस उन्हीं पे ध्यान दूं, वो आगे निकल जाएंगे, मेरा नाम हो जाएगा, ये छोड़ो यार, ये तो बेकार है, उसके माँ बाप देख लेंगे। टीचर ऐसा नहीं कर सकता। जैसे माँ अपने घर में 3 बच्चे हो, कम अधिक ताकत वाले हो, लेकिन माँ के लिए तीनों बच्चे बराबर होते हैं, टीचर के लिए भी कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे नहीं होता। सबके सब अपने होते हैं। हर एक के गुणों को जानना चाहिए। और जब 30 स्टूडेंट के क्लास को टीचर पढ़ाता है तब 30 के बल्क को नहीं पढ़ाता है, उसको एड्रेस उस 30 को इंडिविजुअल करना होता है। बताते समय भी उसको ध्यान में रखता होना है कि एक वाक्य उस बालक के लिए बोलेगा जिसको समझने में देर लगती है, एक वाक्य उसके लिए भी बोलेगा जो तेज तर्रार समझ लेता है। अल्टीमेटली सबको समान रूप से परोसने की कोशिश करेगा। और इसलिए तिरुवनंतपुरम से जो सवाल पूछा गया, अगर मैं टीचर होता तो मैं कोई डिस्क्रिमिनेशन के पक्ष का नहीं होता। कोई प्यारा, कोई कम प्यारा, ऐसा नहीं हो सकता। सबके सब अपने होने चाहिए। थैंक यू सर। दक्षिण से चलते हैं एकदम उत्तर भारत की ओर, लेह में। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, नमस्ते और जुले। मेरा नाम रिक्जिन आंगमो है। मैं केंद्रीय विद्यालय लेह में कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। महोदय जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपके विद्यार्थी काल में आप और आपके दोस्तों ने स्कूल में जो शरारतें की थी, क्या सर आपको वह याद है? और सर, उन शरारत भरी यादों में से आप हमारे साथ कुछ बांटना चाहेंगे? मैं अभी लेह आया था, मालूम है? यस सर। हैं, आप लोग थे? हाँ जी सर। मैंने लेह में क्या बताया था, याद है? मैं पहले बहुत आता था ले, और जब मैं ले आता था तो ये दिल्ली के हमारे जो साथी थे वो मुझे कहते थे, मोदी जी ले जा रहे हो तो आते समय वहाँ से गोभी, आलू जरूर ले आना। मालूम है ना? जी, लेह में जी सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कारण बहुत अच्छी गोभी और आलू मिल जाते हैं। तो मैं काफी ढेर सारा वापिस आते समय ले आता था जब वहाँ मैं काम करता था। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि मैं जब आपकी तरह बालक था तो मैं भी शरारत करता था क्या? कोई बालक हो सकता है कि ऐसा जो शरारत न करता हो? हो सकता है क्या? हो ही नहीं सकता।
अगर बालक मन, और कभी कभी तो मुझे चिंता होती है कि बचपन बहुत तेजी से मर रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। समय से पहले वो कुछ अलग ही सोचने लग जाता है। उसका बालक अवस्था जो है वो दीर्घकालीन रहनी चाहिए, वो शरारतें होनी चाहिए, वो मस्ती होनी चाहिए, ये जीवन विकास के लिए बहुत जरूरी होती है। मैं भी शरारत करता था, मैं एक बता दूं कैसी। आप जानते होंगे वो बजाते हैं बांसुरी सर। शहनाई। बांसुरी। शादी जहाँ होती है ना, तो बाहर शहनाई बजाने वाले बैठते हैं। शादी के जब होता है तो किसी के यहाँ शादी ऐसी होती और शहनाई वाले बजाते, तो हम 2-3 दोस्त थोड़े शरारती थे। हम क्या करते थे, वो शहनाई बजाता है तो हम इमली लेकर के वहाँ जाते थे, और वो जब बजाते थे तो इमली दिखाते थे। पता है इमली दिखाने से क्या होता है? क्या होता है? आप मन में कल्पना कीजिए इमली की, क्या होता है? मुंह में पानी आता है। पानी आता है ना, यस। तो बजा नहीं पाता था। हमें वो मारने के लिए दौड़ता था। लेकिन आप ये नहीं करोगे ना? नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई सेड अबाउट शहनाई? नो सर। डू यू फॉलो व्हाट आई वाज टॉकिंग? यस सर। और एक जरा और थोड़ी जरा अच्छी नहीं लगने वाली बात बता दूं, बताऊं? लेकिन आप प्रॉमिस करिए आप लोग नहीं करेंगे, पक्का? पक्का? यस सर। यस सर। हम किसी की शादी होती थी तो चले जाते थे, और लोग शादी में खड़े होते हैं तो कोई भी 2 लोग खड़े हैं, कोई लेडी एंड जेंट्स, तो उनके पीछे कपड़े पकड़ के स्टेपलर लगा देते हैं। फिर भाग जाते थे। आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहां। यस सर। लेकिन आपने मुझे प्रॉमिस किया है आप लोग कोई करेंगे नहीं ऐसा, हाँ? यस सर। प्रॉमिस? ले वाले बताइए प्रॉमिस। यस सर। हाँ। थैंक यू धन्यवाद रेजिना। श्रीमान जी। अगला प्रश्न करना चाहते हैं दंतेवाड़ा से। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं अंजलि नवोदय विद्यालय दंतेवाड़ा में कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बस्तर इलाके में बस्तर जैसे जनजातीय इलाकों में खासकर लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों की बहुत कमी है, तो आप इसके लिए क्या उपाय करना चाहेंगे? मैं बस्तर के इलाके में बहुत दौरा मैंने किया हुआ है, दंतेवाड़ा पर भी मैं आया हुआ हूँ, और मैं छत्तीसगढ़ के आपके मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने बस्तर में शिक्षा के लिए बहुत नए इनिशिएटिव लिए। इन दिनों तो कुछ मौलिक चीज़ें जो दंतेवाड़ा में ही हुई है, मैं मानता हूँ देश के शिक्षाविदों का ध्यान आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो काम किया है उस पर जाएगा। ये बात सही है कि बालिकाओं की शिक्षा को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए। यस सर। अगर देश को आगे बढ़ाना है, और महात्मा गांधी कहते थे कि एक बालक पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक बालिका अगर पढ़ती है तो 2 परिवार पढ़ते हैं, मायके वाले और ससुराल वाले।
नमस्कार। 2 परिवार पढ़ते हैं। और इसलिए, और इन दिनों हम देखते हैं हिंदुस्तान में कहीं पर भी आप देखिए, अभी गेम्स हो गई, उस गेम्स में आपने देखा होगा करीब करीब 50% मेडल जीतने वाली बालिकाएं थी। एजुकेशन में देखिए फर्स्ट 10 टॉपर्स देखिए हर स्टेट में, 6-7 तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के बहुत पीछे रह गए। देश के विकास में इतनी बड़ी ताकत 50%, इसकी अगर शिक्षा दीक्षा होती है तो बहुत लाभ होने वाला है। और इसलिए मेरा भी बड़ा आग्रह रहता है कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पे बल दिया जाए। और आज जो हम ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए टॉयलेट बनाने के पीछे मैं लगा हूं, क्यों? मेरे ध्यान में ऐसा आया था कि बालिका स्कूल जाती है, तीसरी चौथी कक्षा में आते ही स्कूल छोड़ देती है। पता चला क्यों छोड़ देती है, तो ध्यान में आता था कि बेटियों के लिए अलग टॉयलेट न होने के कारण उसको वहां कंफर्ट नहीं रहता था और उसके कारण पढ़ना छोड़ देती थी। इतनी छोटी सी चीज अगर किसी ने पहले ध्यान दिया होता तो शायद स्थिति और होती। और इन्हीं कारणों से मैं इन दिनों आग्रहपूर्वक लगा हूं, मैं हिंदुस्तान में हमारी सभी स्कूलों में बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए टॉयलेट बने। बच्चियां स्कूल तो अब दाखिल हो रही, हर माँ बाप को लगता है कि बेटी को स्कूल दाखिल करें, लेकिन कभी तीसरी कक्षा तक, कभी 5वीं कक्षा तक, ज्यादा से ज्यादा 7वीं कक्षा तक, और ज्यादातर बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। हमें ये बच्चियां स्कूल छोड़े नहीं, उनको आगे की शिक्षा कैसे मिले, इस पर मेरा ध्यान है और मैंने इस दिशा में काफी कुछ सोचा है, अभी मैं कर भी रहा हूं और उसके नतीजे नजर आएंगे। लेकिन मुझे खुशी हुई कि बस्तर जिले में आप लोगों को शिक्षा के विषय में इतनी चिंता है, इतना लगाव है, और एक बालिका के मन में ऐसा जब सवाल आता है ना, तो बहुत आनंद होता है कि वो बालिकाओं की शिक्षा की चिंता बालिका कर रही है, वो भी दूर सुदूर बस्तर के जंगलों में से, जहां माओवाद के कारण लहूलुहान धरती हो चुकी है, वहां से शिक्षा की चिंता करने वाली एक बेटी, मैं मानता हूं देश को जगाने की ताकत है इस सवाल में। सर, 2 क्षेत्रों में अभी और बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ बच्चे हैं। 2 क्षेत्रों में अभी बच्चे और हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उन्हीं से बात कर लें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पोर्ट ब्लेयर। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मेरा नाम सुदक्षिणा है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूं और मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 से हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि हम बच्चे देश की विकास एवं उन्नति में आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, एक तो खुद अच्छे विद्यार्थी बने, ये भी देश की बहुत बड़ी सेवा है। हम एक अच्छे विद्यार्थी बने, हम सफाई के संबंध में कोई कॉम्प्रोमाइज न करें। आप में से कई बच्चों को मैं अगर पूछूं, स्कूल से जाते ही अपना जो स्कूल बैग है ऐसे ही जाते ही फेंक देते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? सच बताइए आप। देखिए, कोई फोटो नहीं निकालेगा, बता दीजिए। फिर मम्मी क्या करती है, उठाएगी, ठीक रखेगी। और कुछ बालक होंगे, घर में कितने ही मेहमान बैठे होंगे, बहुत कुछ चलता होगा, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं, सीधे अपने जहाँ स्कूल बैग रखते हैं वहाँ जाएंगे, स्कूल बैग ठीक से रखेंगे, जूते ठीक से निकालेंगे और फिर आकर के सबको नमस्ते करेंगे। इससे 2 प्रकार के बालक होते हैं। अब आपको तय करना है कि अगर आप ढंग से जीते हैं तो आप वो देश सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ लोगों को लगता है भाई देश सेवा मतलब देश के लिए मरना, या देश सेवा मतलब सिर्फ राजनेता बनना। ऐसा नहीं है। हम मानो बिजली बचाओ, बिजली बचाने का विषय आप अगर घर में तय करो, और मैं ये सब बच्चों से कहता हूं कि
कि आप इस बार तय कर में घर जा करके पूछिए अपने मम्मी पापा को कि अपना घर में बिजली का बिल कितना आता है। अभी तक आपने कभी नहीं पूछा होगा। बालक क्या करता है, मुझे ये चाहिए, कंपास चाहिए, मुझे ये चाहिए, टीचर ने ये मांगा है, उतना ही उसका घर के साथ संबंध पैसों के संबंध में आता है। मुझे आज दोस्तों के साथ यहाँ जाना है, मम्मी इतना पैसा दे दो, ये आता है। कभी घर के कारोबार में आपने इंटरेस्ट लिया क्या? एक काम कीजिए, आप घर में मम्मी पापा सब जब खाना खाने के लिए बैठे तो पूछिए कि अपने घर का बिजली का बिल कितना आता है। पूछिए उनको, फिर उनको कहिए अगर ये 100 रुपया बिल आता है, हम क्या 90 रुपये बिल ऐसा कर सकते हैं क्या? 50 रुपये का बिल आता है, 45 रुपये हो जाए बिल, ऐसा कर सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं? चर्चा करो घर में। बिजली कम उपयोग में हो, बिजली बर्बाद ना हो, ये कर सकते हैं। आप अगर अपने घर में बिजली बचाते हो तो आपके घर में तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन किसी के गरीब के घर में बिजली का दिया जलेगा। ये बहुत बड़ी देश सेवा है। और एक पौधा लगा करके जो हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, वैसी अपना परिवार बिजली बचा करके उतनी ही पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। और इसलिए देश सेवा करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी नहीं होती हैं। छोटी छोटी चीजों में देशभक्ति का प्रकटीकरण होता है, और उन छोटी छोटी चीजों पर हम ध्यान केंद्रित करें तो उससे बड़ी देश सेवा क्या होती है? वही बहुत बड़ी देश सेवा है। थैंक यू। धन्यवाद। और तिनसुकिया के बच्चे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। I am Anisha, a student of class 11 science. Sir, me and my friends here from Kendriya Vidyalaya Tinsukia wish you a very happy Teachers' Day. Sir, my question to you is that we in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. Sir, how can you help and guide us to protect our pristine environment? देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। अब मेरे मन में एक सवाल है कि सचमुच में क्या चेंज हुआ है। हम अपने आप से पूछे। आपने देखा होगा कि हमारे गांव में जो बड़ी आयु के लोग होते हैं ना, 70, 80, 85, 90 साल के लोग, तो सर्दियों में आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है, इसलिए उनको सर्दी ज्यादा महसूस होती है। तो परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं भाई जो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं, हम बदल गए हैं, हमारी आदतें बदल गई हैं, हमारी आदतें बिगड़ गई हैं, और उसके कारण पूरे पर्यावरण का हमने नुकसान किया है। अगर हम बदल जाएं तो वो तो बदलने के लिए तैयार ही है। ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था रखी है कि संतुलन तुरंत हो जाता है, लेकिन अगर उसकी पहली शर्त है मनुष्य प्रकृति से संघर्ष न करे, मनुष्य प्रकृति से प्रेम करे, पानी हो, वायु हो, पौधे हो, हर एक के साथ। और इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में तो पौधे को परमात्मा कहा गया, नदी को माता कहा गया, लेकिन जब से हम ये भूल गए तो गंगा भी मैली हो गई। प्रकृति के प्रति, और हमारा देश कैसा है, देखिए हम पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मानते हैं, पूरे ब्रह्मांड। और ये हमें बचपन से सिखाया जाता है। बहुत से परिवार ऐसे होंगे जहां बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह जब बिस्तर से नीचे उतरोगे, पैर जमीन पे रखोगे तो पृथ्वी माता से माफी मांगो।
कि हे पृथ्वी माँ, मैं पैर रखता हूँ, आपको दर्द होता होगा। वहीं से संस्कार शुरू होते कि नहीं होते? हम बालक होते हैं तो हमारी मम्मी हमें क्या कहती है, देखो ये चांदा है ना, ये चांदा तेरा मामा है। कोई रिश्तेदारी है क्या? लेकिन वो सिखाते हैं चांदा तेरा मामा है। ये सूरज है, बोले तेरा दादा है। कहते कि नहीं कहते? ये चीजें हमें सहज रूप से, ये पर्यावरण की शिक्षा हमारे सहज जीवन में थी। लेकिन पता नहीं ऐसा बदलाव आया, अपना सब बुरा है, इतना हमें मार ठोक करके दिमाग में भर दिया गया है, और उसके कारण हमारी ये हालत हो गई है। मुझे अभी नागपुर के मेयर मिले थे। मैं पिछले दिनों नागपुर गया, तो नागपुर के मेयर ने मुझे बहुत बढ़िया बात बताई। उन्होंने कहा कि वो पूर्णिमा की रात को स्ट्रीट लाइट बंद कर देते हैं। स्ट्रीट लाइट बंद करते हैं, और शुरू में बोले हमने प्रयोग किया 2-3 घंटे के लिए स्ट्रीट लाइट बंद करने का। तो पहली बार, और लोगों को हमने घोषणा की चलो चांदनी रात है, सब लोग बाहर आइए। तो 2-3 घंटे तक मेले जैसा माहौल रहा, सब लोग घर त्योहार रहे, लाइटें बंद थी, चांदनी का लोग मजा रहे थे। लोगों ने अपने घरों में भी बिजलियां बंद रखी चांदनी का आनंद लेने के लिए। आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे, मैं अगर पूछूं आप में से कितने हैं जिन्होंने सूर्योदय देखा है? सचमुच में सूर्योदय देखा है, ऐसा नहीं कि भाई हाँ उजाला था और स्कूल जा रहे थे तो उजाला देखा। कितने हैं जिन्होंने सूर्यास्त देखा है? कितने हैं जिन्होंने चांदनी रात को भरपूर चांद देखा है? देखिए आदतें हमारी चली गई है, हम प्रकृति को के साथ जीना भूल चुके हैं, और इसलिए प्रकृति के साथ जीना सीखना पड़ेगा। और वो मुझे बता रहे थे मेयर कि नागपुर में हमारी बिजली का खर्चा कम हुआ है, 2 या 3 बार शायद हो चुका था तब तक, और लोगों को मजा आने लगा कि भाई पूर्णिमा की रात को जब पूर्ण चांद होता है तो 2-3 घंटे लोग चांदनी रात में बाहर निकलते हैं। तो मैंने वो एक सुझाव दिया, मैंने कहा ऐसा एक काम करो, चांदनी रात को हर मोहल्ले में एक स्पर्धा करो। एक तो अंधेरा होना चाहिए, चांदनी की रोशनी होनी चाहिए, और मैंने कहा सब लोग स्पर्धा करो सुई में धागा परोना। चांदनी के प्रकाश में सबको मजा आएगा, अबाल वृद्ध सब खेलेंगे, जिसका धागा जाएगा पता चलेगा उसकी आई साइट कैसी है, चांदनी की रात का मजा लेगा। आप लोग करेंगे? पक्का करेंगे? करने के बाद मुझे चिट्ठी लिखेंगे? मैं विश्वास करूं, सारे देश के बच्चों से विश्वास करूं। आप मुझे बताइए, चांदनी रात को भी अगर 2-3 घंटे बिजली बंद रखी, स्ट्रीट लाइट बंद रखी, पर्यावरण की सेवा होगी कि नहीं होगी? चांदनी का मजा आएगा कि नहीं आएगा? पर्यावरण से प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? प्रकृति से प्रेम होगा कि नहीं होगा? यही तो करना चाहिए। तो सहज रूप से किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें न करते हुए भी हम इन चीजों को कर सकते हैं। धन्यवाद जनाब। कुछ बच्चे अभी यहाँ बाकी हैं जिनके प्रश्न बाकी हैं। हाँ, अब आए हैं आप तो बेटा। पूरा ही करेंगे। उत्सुक है बच्चे। Namaskar, Honorable Prime Minister Sir. I am Priya Chaturvedi from Rajkiya Pratibha Vikas Vidyalay, Dwarka, New Delhi. Sir, is politics a difficult profession in your opinion? How do you handle stress and work pressure so well? पहले तो पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए। इको हो रहा है, जरा कोई माइक को ठीक करें। पॉलिटिक्स को प्रोफेशन नहीं मानना चाहिए, इसे एक सेवा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, और सेवा का भाव तब जगता है जब अपनापन होता है। अपनापन नहीं होता तो सेवा का भाग नहीं जगता है।
एक बहुत पुरानी घटना है। एक 5 साल की बालिका अपने 3 साल के भाई को उठा करके, बड़ी मुश्किल से उठा पा रही थी, लेकिन उठा करके एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ रही थी। तो एक महात्मा ने उसे पूछा, बेटी तुझे थकान नहीं लगती? उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा ये तो मेरा भाई है। महात्मा ने फिर से पूछा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूं कि कौन है, मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें थकान नहीं लग रही क्या? तो उसने कहा नहीं, मेरा भाई है। तो महात्मा ने फिर से कहा, अरे मैं तुम्हें ये नहीं पूछ रहा हूं कौन है, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें थकान नहीं लगती? तीसरी बार उसने कहा, अरे मेरा भाई है। तो महात्मा ने कहा, अरे भाई मैं सवाल पूछता हूं। उसने कहा, मैं आपका सवाल समझती हूं, मेरा भाई है इसलिए मुझे थकान नहीं लगती है। 5 साल की बच्ची। जब मुझे लगता है कि 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है, उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है, तो फिर थकान नहीं लगती, फिर काम करने की इच्छा जगती है, और ज्यादा करूं, और कुछ करूं, और नया करूं, यही भाव मन में जगता है। और इसलिए पॉलिटिक्स को प्रोफेशन के रूप में नहीं, पॉलिटिक्स को एक सेवा धर्म के रूप में, और वो सेवा धर्म भी अपनेपन के कारण, पद के कारण नहीं। पद तो आते हैं जाते हैं, लोकतंत्र में एक व्यवस्था है। अपनापन ये चिरंजीव होता है, और इसलिए फिर न कोई स्ट्रेस होता है, न कोई थकान होती है। और दूसरा, शरीर की जो बायोलॉजी काम करती है, तो आप जैसे बच्चों से गप्पे मारते हैं तो ठीक हो जाता है। थैंक यू सर। बेटा। अगला सवाल बच्चा।